जो आदी हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, सट्टा बाजारी के और लोगों का खून चूसने के, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। चीज़ें दरामद करके डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, जो कई दफ़ा नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारियां दी हैं और टैक्स में भी छूट दी गई है कि जितना मुमकिन हो सके हम कीमतों को कंट्रोल करें। एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान का जो रुपया है वो अब मुस्तहकम होना शुरू हो गया है और आपने देखा है कि डॉलर जो 166 को छू रहा था आज वो 152 पर आ गया है। तो इससे भी इंशाअल्लाह महंगाई की कमी में जैसे कदर होगी, रुपए की बेहतरी होगी और डॉलर कम होगा तो जो इम्पोर्टेड अशिया है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी मुमकिन है हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं मुल्तान हाजिर हुआ था पिछली मरतबा और आपने सवाल उठाए थे जनूबी पंजाब के सिलसिले में, चुनाचे मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर कल लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में तमाम जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें जनूबी पंजाब के जो सूबाई असम्बली के वज़रा हैं, जो बुज़दार साहब ने एक सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी तश्कील दी थी, हमारे वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त की सरबराही में वो भी मौजूद थे। हमारे राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी स्पीकर जनाब मज़ारी साहब वो भी मौजूद थे, मुशीरान भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे। तबादला ख्याल हुआ और उसका निचोड़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, जो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए 29 मार्च का जिसके ज़रिए इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई थी वो वापस कर लिया गया और उसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। वो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए इख्तियारात मुख्तस किए गए थे, यानी कि 11 सितंबर 2020 का नोटिफिकेशन जिसमें रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई थी, जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को खुद मुख्तार और बाख्तियार बनाने की, उसको बहाल कर दिया गया है। उसके बाद जो कमियां पेशी रह गई थी और उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था। जो कमी पेशी थी उसके लिए मजीद इस्लाहात की गई और दिसंबर 2020 का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसको कैबिनेट ने मंजूर कर दिया और उसका अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। कल उन्होंने अहकामात फरमा दिए हैं कि उसका भी फिल फॉर गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाए। अब वो मसला हल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि फिल फॉर फंड्स का इजरा किया जाए और आज मुझे ये कहते हुए मसरत हो रही है कि जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ मुल्तान में, तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट के लिए जो फंड्स दरकार थे उसकी रिलीज पहली किस्त की हो गई है और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो अपनी पहली फुर्सत में मुल्तान तशरीफ़ लाएंगे, बहावलपुर भी तशरीफ़ ले जाएंगे और अपने हाथों से इन बाख्तियार खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। जी, अंदाज़ा कितने की किस्त है? एक अरब है? ये पहली जो किस्त जो अभी जो कल रिलीज हुई है वो 70 करोड़ है। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूं, एक और फैसला ये हुआ है कि इस साल का जो बजट आएगा अगले माली साल के लिए, जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा होगा, उसकी अलहदा कॉपी होगी, उसकी अलहदा एडीबी की बुक होगी
اور منصوبے جو ہیں بالکل ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ جنوبی پنجاب کے منصوبے ہیں. ہوتا کیا تھا ماضی میں؟ پچھلے دور میں کیا ہوتا رہا؟ نون لیگ کے دور میں جنوبی پنجاب کے لیے بجٹ میں ایک خطیر رقم رکھتی جاتی تھی اور دوران سال اس کو اور منصوبوں پہ منتقل کر دیا جاتا تھا ری اپروپریشنز کے ذریعے. آپ دیکھیں کہ جو نون کہتی ہے، شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی آبادی کے بارے میں کے مطابق ہم نے 33% پنجاب کا ڈیولپمنٹ فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کر دیا ہے. انہوں نے درست کہا تھا، لیکن جب ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو سال کے اختتام پر جو ایکچولی جنوبی پنجاب پر خرچ ہوا وہ 17% تھا. 33% دکھایا گیا اور 17% خرچ کیا گیا. اب جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہے اس سے اب اس کی ری اپروپریشن ممکن نہیں ہوگی. جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب پہ ہی لگے گا، جنوبی پنجاب سے باہر منتقل نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی سلو موونگ پروجیکٹ ہے جنوبی پنجاب کا اور پیسہ منتقل کرنا ہے تو جنوبی پنجاب کے کسی فاسٹ موونگ پروجیکٹ کی طرف کیا جائے گا، نہ کہ باہر کی طرف. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جس سے انشاءاللہ جنوبی پنجاب کی جو ترقیاتی محرومیاں ہیں وہ دور ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑا اور ایک تاریخی فیصلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم نے یہ گزارش کی ممبران نے اور وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کیا کہ جب جنوبی پنجاب میں ٹیلنٹ موجود ہے، یہاں قابل لوگ موجود ہیں، ان کو مواقع نہیں ملتے. ہم اگر سندھ میں محروم علاقوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے اربن اور رورل کوٹا مختص کیا ہے تو پھر جنوبی پنجاب کا جو پسماندہ اور محروم علاقہ ہے جہاں قابل بچے ہیں ان کو میرٹ میں بھرتی کیا جائے، لیکن جنوبی پنجاب کا علیحدہ کوٹا ہونا چاہیے. اس کا بھی تحریک انصاف کی حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوٹا کا فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو کل سرکاری سیٹیں ہوں گی اس میں ایک حصہ جنوبی پنجاب کا ہوگا اور جنوبی پنجاب کے بچے جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کریں گے. راجن پور کا بچہ بہاولپور سے، وہاڑی کا ملتان سے، ملتان کا لودھرا سے، یہ کمپٹیشن ہوگا اور اس میں جو اہل بچے ہوں گے میرٹ کی بنیاد پر وہ سروسز میں آئیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ علاقہ جو سروسز میں قدرے کم ہے ان کی نمائندگی بڑھ جائے گی. نمبر 2، ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے یہاں جب لوگ آ جاتے ہیں وہ آنے کے بعد یا تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا تبادلہ یہاں سے فوری کروائیں، 2-4 مہینوں میں واپس جانا چاہتے ہیں، یا اگر نہیں بھی جانا چاہتے تو ہفتے میں وہ 2 دن یہاں بیٹھتے ہیں، 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے اور 4 دن وہ اپنے صدر مقام جہاں ان کی رہائش ہے لاہور یا اس کے گرد و نواح اس کو ترجیح دیتے ہیں. کاغذوں پہ وہ ملتان بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقتاً وہ لاہور بیٹھے ہیں. اور اسی قسم کا یہ انہوں نے ایک معیار بنا لیا تھا جب سیکریٹریٹ بنایا، افسرات تعینات کر دیے لیکن بیٹھے لاہور میں. ان کا فائدہ کیا ہوا؟ فائل اگر لاہور جانی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ افسران بھی یہاں بیٹھیں گے اور فائلیں بھی یہیں نپٹائی جائیں گی. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے خود کہا ہے کہ اگلا پنجاب کی کابینہ کا اجلاس ملتان میں منعقد کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے ڈویژن کی سطح پر ڈویژنل کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. ایک ڈویژنل کمیٹی ہوگی بہاولپور کی، ایک ڈویژنل کمیٹی ہوگی ڈیرہ غازی خان کی، ایک ڈویژنل کمیٹی ہوگی ملتان کی. تمام ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی وہ اس کمیٹی کے ممبران ہوں گے اور ہر ماہ اس کی میٹنگ ہوا کرے گی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر. جتنے ڈویژنل آفیسرز ہیں
चाहे कमिश्नर है, आरपीओ है, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीपीओज हैं, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मदऊ किया जाएगा ताकि अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल उनके सामने रखें और उनका हल तलाश करें कवानीन के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, और जो लोगों के गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको हल किया जाए। और अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग का एक हिसाब लिया जाए कि जिन चीज़ों की निशानदेही हुई थी उसमें पेशरफ्त हुई है, नहीं हुई, कितनी हुई है, ताकि इस एहतसाब के अमल से हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाएं और डिलीवरी मैकेनिज्म में बेहतरी लेकर आएं। तो ये भी कल एक फैसला हुआ है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था गल्ला मंडी मुल्तान वलायताबाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका PC1 भी हो गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका फंड भी रिलीज हो गया। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका टेंडर होगा और टेंडर के बाद उस काम का आगाज किया जाएगा। ये 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वलायताबाद में बनाया जाएगा और इसको निश्तर हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। एक निश्तर हो गया आपका, निश्तर 2 आपका सामने बन रहा है और इंशाअल्लाह ये निश्तर 3 होगा। और ये निश्तर 3 जो है इसकी जो वाइस चांसलर है निश्तर के, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका होगा, मैनेजमेंट, देखभाल, ताकि क्वालिटी की सर्विस और क्वालिटी की तैनातियां वहां हों। तो ये भी हो गया है और इस पे भी मैं बुनियाद कब तक हो जाएगी? इंशाअल्लाह हम रखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा टेंडर हो जाए जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, हाथ पक्का डालना चाहता हूँ, कच्चा नहीं डालना चाहता। और इंशाअल्लाह मेरी कल वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था हम टेंडर का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जिस दिन टेंडर हो जाता है, टेंडर अलॉट हो जाता है, इंशाअल्लाह मैं संग बुनियाद इसका रखूंगा। अगला सवाल आपने किया हजरत भाई मेरे, और वो था रूस के वजीर खारजा। आपके इल्म में है कि एक दहाई के बाद तकरीबन सर्जी लैवरोव जो इस वक्त रूस के वजीर खारजा हैं, वो मेरी दावत पर इस्लामाबाद तशरीफ लाए। उनके साथ दफ्तर खारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए और बहुत अच्छे टॉक्स हुए। उनमें हमने 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और फैसला किया कि हमने आगे बढ़ना है, उनमें गहराई लानी है, उनमें वुसअत लानी है और विन विन कोऑपरेशन के जज्बे को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। चुनाचे फैसला हुआ कि इसी साल मॉस्को में बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें रूस, रशियन फेडरेशन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिलेशनिंग है और हमारे ट्रेड टाइज हैं उनको कैसे फ़रोग़ देना है, उनको कैसे प्रमोट करना है, उस पर तबादला ख्याल होगा। हमारे मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न मखदूम खुसरो बख्तियार साहब से मेरी बात हो चुकी है और वज़ीर आज़म ने भी उनको हिदायत कर दी है कि वो उस इजलास की तैयारी करें ताकि वो इजलास जो है वो प्रॉपर होमवर्क और स्पेड वर्क के साथ किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी डिफेंस की तावन है उस पर भी बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। रूस ने फैसला किया है कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म की कैपेसिटी है, और उन्होंने पहले तारीफ की पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, जिन्होंने बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी को शिकस्त दिया है और पाकिस्तान को इस लानत से पाक किया है। उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रूस आपको इक्विपमेंट देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान की रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में तब्दीलियां लाने के लिए, हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स जो उन्हें बनाई थी और इस वक्त वो
आपके सामने है, बंद हो गई है, लॉस कर रही है, ज़बू हाली का शिकार है, उसके रिवाइवल के लिए दावत दी है उनको मैंने कि वो भी अपना रोल प्ले करें, और उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। और भी कुछ एरियाज हैं जिस पर हमारी बड़ी उम्दा पेशरफ्त हुई है, बिलखसूस अफगानिस्तान पर हमारे एम्बेसडर सादिक जो स्पेशल एनवॉय हैं, और रूस के जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर कबलॉफ, वो आपस में वो आपस में मिले और मिलकर तबादला ख्याल किया गया। और उसके बाद वजीर खारजा की जनाब वजीर आजम से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद GHU में जनरल बाजवा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। और आपको ये जानकर खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर हिकमत अमली है और जो हमारी अप्रोच है, रूस उस पर मुकम्मल इत्तफाक कर रहा है, और हमने आगे मशावरत से मिलकर चलने का फैसला किया है। चीन और हमारी सोच एक है, चीन पाकिस्तान मशावरत से मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ईरान, इंशाअल्लाह मैं अनकरीब ईरान भी जा रहा हूं, और मैं अभी ताजिकिस्तान से होकर आया हूं, जहां मेरी ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई अफगानिस्तान के मामलात पर और दो तरफा तिजारत पर, रीजनल कनेक्टिविटी पर। मेरी कजाकिस्तान के वजीर खारजा से नशिस्त हुई, और मैंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका जो पाकिस्तान के साथ रीजनल कनेक्टिविटी में जो हमारा शिफ्ट है फोकस का फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, उसको सामने रखते हुए उन पर जो तबादला ख्याल किया, मैं आपको बताते हुए ये मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन अफगानिस्तान के जितने पड़ोसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, ताजिकिस्तान है और रिपब्लिक्स हैं, हम में एक हमआहंगी पैदा हो चुकी है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरी वहाँ जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर उन पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्की के वजीर खारजा मोहतरम चावशोलू से मेरी वहाँ मुलाकात हुई, और हो सकता है कि तुर्की में भी एक नशिस्त हो जाए कि हमने अफगानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए आगे कैसे बढ़ना है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं हैरान हूँ कि हमारे कई दफ़ा लोगों की मैं क्या कह सकता हूँ, नादानी कहूँगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट को छोड़कर वो ज़्यादा तवज्जो मीडिया दे रहा था कि छतरी नहीं पकड़ी हुई थी। भाई खुदा के लिए अब ये है हमें नहीं मतलब इस छतरी की जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है, तो इंडिया देखे अच्छा क्यों। अब मतलब भाई सोचने वाली बात है, क्या इंडिया चाहता था ये दौरा? क्या इंडिया चाहता था जो हुआ है? रवैया गलत था। सवाल ये है, अब मैं सिर्फ एक आपको कहता हूं, छोड़िए, एक और तस्वीर भी शाया हुई जो पाकिस्तान से शाया हुई। इंडिया की तस्वीर आपने देखी, मैं पाकिस्तान की दिखाना चाहता हूं, और हमारे सोशल मीडिया के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूं। उन्होंने लैवरोव की और जयशंकर की तस्वीर लगाई, और नीचे आपके वजीर खारजा की और लैवरोव की तस्वीर लगाई। वो तस्वीर देख लें तो तस्वीर सब कुछ बता देती है कि उनके चेहरे के तासुरात क्या हैं और पाकिस्तान की मुस्कुराहट क्या है। तो ये जो एक शिफ्ट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसके लोगों को समझने की जरूरत है। सर, ये जो आपने मुल्क गिनवाए, हरगिज कोई खतरा नहीं है, आप मैं अर्ज कर दूं, हरगिज कोई खतरा नहीं है। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ का हर MNA, हर MPA जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुआ, वो अखलाकन, असूलन, कानूनन इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पाबंद है। सुन ले मेरी बात, सुन ले यार, सवाल किया जवाब तो ले लो ना। उसके अलावा कुछ आजाद लोग थे, आजाद लोग
तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उनको जबरदस्ती कोई लेकर नहीं आया था। उन्होंने आकर खत साइन किए थे, एफिडेविट साइन किए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के बेंचेस पर बैठना शुरू किया, अपनी आजाद हैसियत को सरेंडर किया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। अब काबिल मोहतरम एहतराम है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, स्ट्रगल में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो इमरान खान साहब से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान साहब खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज़ बात सुनेंगे, हर जायज़ बात। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने दो बातें की हैं। नंबर एक, जो कुछ पीडीएम वाले बगले बजा रहे थे वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा नंबर एक, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, आपने सुन लिया। नंबर दो, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ये इनका ख्याल है कि वो कोई नून में या पीपल पार्टी में जाएगा तो उनका कोई इरादा नहीं है और वो अपने हल्के की आवाम को जवाब दे हैं। हाँ, उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है तो एक तरीका है उसका, अपनी सीट से इस्तीफा दें, पार्टी चाहे। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वजारत छोड़ी, मैंने कौमी असेंबली की सीट में पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीता था, मैंने वहां से इस्तीफा दिया, वहां जिमनी इलेक्शन हुआ, मैंने हिस्सा नहीं लिया। वो जो बन गए मूसा साहब वहां से बन गए पीपल पार्टी की टिकट पे, ठीक है, हमने कबूल किया, हमने बर्दाश्त किया। ये होता है सियासी तरीका, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का, किसी के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ, किसी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी एक ग्रुप के खिलाफ नहीं की। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें एक तरीन साहब की मिल नहीं है, और भी हैं। अच्छा, जब कार्रवाई की जाती है, जब नहीं होती तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एहतसाब का अमल क्या है। यही नून लीग वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये कैसा एहतसाब का अमल है, यकतरफा एहतसाब है। और जब पीपल्स पार्टी, जब तहरीक इंसाफ वालों को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है तो फिर कहना शुरू कर दे इंतकामी कार्रवाई है। ये इस तरह होता नहीं है। हर किसी को हक है, अदालतें आज़ाद हैं, मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अगर वो साफ है तो इंशाअल्लाह बइज़्ज़त बरीउल ज़िम्मा होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो जवाब दे ठहरे। मैं जवाब कहते कि जवाब दे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल करें, जवाब दें, मुझे जल्दी नहीं है। आपकी तसल्ली, सबर तो करो नहीं यार, अभी आपको जवाब देता हूँ, अभी देता हूँ। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। एक चीज बता दूं, इमरान खान का एक नजरिया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बात सुन रहे हैं कि इमरान खान अपने नजरिए पे कायम है। करप्शन का तदारुक और बेहकनी हमारे मंशूर का एक बुनियादी फलसफा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसकी मिसाल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की है। 20 इलेक्टेड एमपीएस ने जब एक बेअसूली की, हमने उनको पार्टी से अलहदा किया, ठीक है। हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज होते हैं पार्टी के, उन कोर इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इमरान खान बहसियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान अपने कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को गले से लगाने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। जनूबी पंजाब का मसला हुआ, एमएनएस ने बात की, उन्होंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, कल सबकी बात सुनी और फैसला कर दिया। ये होता है। जमात की बातें जमातों में होती हैं, जमातों की बातें जमातों में की जाती हैं, और इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो मुनासिब मेरी नज़र में नहीं है। हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनके दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं,
लेकिन अब ये फिर दोहरा मयार ना आए। अगर मरियम बीबी जाती हैं बंदे लेकर तो तहरीक इंसाफ कहे कि जी ये मुनासिब नहीं है और तहरीक इंसाफ वही कुछ करना शुरू कर दे, तो क्या वो मुनासिब है? तो ये चीजें लोगों के सामने हैं और लोगों ने इन चीजों को सामने रखकर खुद फैसला करना है। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अजय साहब बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साबिक़ा थे यूसुफ गिलानी, उनकी जो कैंपेन के लिए जहाज़ इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। ये आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ लाएं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। क्या साहब, हमारा पार्लिमानी वफद अफगानिस्तान जा रहा था, हमारी तो अच्छी ख्वाहिशात हैं, अमन हो, तमाम मामला ऐसे तरीके से, लेकिन हमारे पार्लिमानी वफद को लैंड नहीं करते। बिल्कुल तरीन साहब, ये आपके सामने है। हमारे स्पीकर की सरबराही में एक पार्लिमानी वफद खैर सगाली के दौरे पर ताल्लुकात को वुस्अत देने, दोस्ती का हाथ बढ़ाने काबुल तशरीफ ले जा रहा था। मेरी अभी स्पीकर साहब से इस पर गुफ्तगू नहीं हुई और मुतल्ला का हुकाम से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं कल वज़ीर आज़म के साथ लाहौर था और मैं मुल्तान आ गया। इसकी तफसीलात मैं हासिल करूंगा। जो सरसरी इतलात हैं उनको जहाज़ को लैंड करने की न करने की वजह कहते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थी और उन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर ऐसा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया है और उसकी तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है और उसी नजरिए से हमारा वफद गया था। अच्छा मखदूम साहब, ये आपने जितने ममालिक गिनवाए हैं, तुर्की, रशिया और ईरान, तो आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में कोई इसका कोई रीजनल ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक बनने के इम्कान? नहीं, हम ब्लॉक्स की सियासत नहीं कर रहे, कोई ब्लॉक्स की सियासत नहीं हो रही। हमारी एक सोच है कि रीजन्स प्रॉस्पर एंड डेवलप। अब उस रीजनल अप्रोच को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन आना है और अमन के बाद इंशाअल्लाह वहां रिहेबिलिटेशन होनी है, रिकंस्ट्रक्शन होनी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनने हैं, तो वो रीजनल अप्रोच और रीजनल फाइनेंसेस की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वो अकेला पाकिस्तान नहीं कर सकता, पूरा रीजन मिलकर करेगा। उसमें चीन रोल प्ले करेगा, रूस रोल प्ले करेगा और इंटरेस्टेड पार्टीज रोल प्ले करेंगी, तो उसकी बेहतरी आएगी। तो हमारी अप्रोच रीजनल कनेक्टिविटी की है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी की है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, रीजनल ग्रोथ की है, रीजनल ब्लॉक्स की नहीं है। देखिए, मैं आज कर दूं। और सवाल भी ले लें चाहिए। ये रिपब्लिकन के बाद जो डेमोक्रेटिक अमेरिका में हुकूमत आई है, उसके में तनाजर में जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन डेवलप हो रही है, इस डेवलपिंग में कहीं कश्मीर का इशू जिसे हम अपनी, मैं समझ गया सवाल, आप फिक्र ना करें। नंबर एक, देखिए, हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं। कश्मीर का मसला है, सरक्रीक का मसला है, सियाचिन का मसला है, पानी का मसला है और दीगर चीजें भी होंगी। उनमें कई इम्कानात भी हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ट्रेड है, कोविड कोऑपरेशन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज में बेहतरी है। कई चीजें हमारी कॉमन अप्रोच से बेहतर भी हो सकती हैं। अब सवाल यह है, हल क्या है? हमने अरसा दराज से हल तलाश करने की कोशिश की, हल नहीं निकला। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान के साथ मसाइल का हल जंग नहीं है। दो एटमी कुव्वतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चुनांचे रास्ता क्या है? गुफ्त शुनी। उसके लिए इमरान खान ने क्या कहा?
आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मैसेज है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। वी वांट गुड नेबरली रिलेशंस with all our neighbors, including India. अब उसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए? डायलॉग के जरिए, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता, मंतकी रास्ता, दानिश का रास्ता इसके अलावा मुझे दिखाई नहीं देता। उससे फरार किसने अख्तियार किया? पाकिस्तान ने नहीं किया। मेज पे बैठना चाहते हैं, हम तैयार हैं। रुकावट क्या है? कश्मीर के लोगों को अगर आप कोई रिलीफ देते हैं, वहां जो इस वक्त जो एक जुल्म का बाजार गर्म है, अगर उसमें कोई बेहतरी आती है, वहां लोगों को रिलीफ मिलता है। जैसे कि सीज फायर का जो हमारा आपस में एक नई अंडरस्टैंडिंग दोबारा बहाल हुई है कि 2003 में सीज फायर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी खिलाफ वर्जियां हो रही थी, उसकी बहाली और वो कायम है। उसका फायदा किसको हुआ? कश्मीरियों को हुआ। लाइन के इस पार और लाइन के उस पार कश्मीरियों को उसका फायदा हुआ। सुकून मिला, चैन मिला, राहत मिली और वो खुश है। इसी तरह अगर वो कश्मीर के अंदर कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, डायलॉग के लिए कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं और करने की जुस्तजू करते हैं, पेशरफ्त करते हैं, तो हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है जो आपका सवाल था कि कश्मीर का सौदा हो जाएगा। वो हो ही नहीं सकता। बात होगी, मौक़िफ़ होगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। उनसे इनकार न पाकिस्तान कर सकता है न हिंदुस्तान कर सकता है। उस पराये के अंदर रहते हुए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो आपकी पहले दिन से ख्वाहिश है, आपने जब से इक़्तिदार संभाला है, कि भारत का रवैया जो है मुसलसल जारी है, और अभी भी उससे ये तवक्को रखना कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये अब थोड़ा सा आपको हवा और लचक दिखाई दे रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अंदरूनी है। मकबूजा कश्मीर में जो इस सरकार ने पॉलिसी, बीजेपी सरकार ने अपनाई, वो पॉलिसी नाकाम हो गई। जबर से वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। उनका ख्याल था कि वो स्टेटहुड लेने के बाद वो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बारिश हो जाएगी, खुशहाली आएगी। वो नहीं हुई। उनका ख्याल था कि लोग हम दबा लेंगे। उनने दबाने की कोशिश की हुई है। 9 लाख के करीब वहाँ फौज तैनात है। लेकिन लोग तब ये सहम सकते हैं। नजरिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तवक्कुआत नहीं बदली, और उनको दबाया नहीं जा सकता। जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। इजहार पे लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कई दफा मसलहतन, लेकिन ये नहीं कि उनका जहन या उनका दिल या उनकी सोच तब्दील हो गई। तो उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, पीपल्स रेजिस्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, उन पर तनकीद हो रही है, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर पूरी दुनिया जो है वो सीख पा है। रिलीजियस फ्रीडम पर जो सवालात उठ रहे हैं, मस्जिदों को ताले हैं, मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इस पर सवालात उठ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में, यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबरान पार्लियामेंट सवाल कर रही हैं, अपनी हुकूमतों से सवाल कर रही हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनकी मईशत को कोविड की वजह से बेपनाह नुकसान हुआ है। उनकी ग्रोथ मनफी हो गई है, गिर गई है, इकॉनमी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वहाँ फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ हमने तो खैर सगाली का एक कदम उठाया था, ये अपना करतारपुर का। आज हमने कहा बैसाखी के लिए अगर सिख आना चाहते हैं तो पाकिस्तान तैयार है, आए, हम इन्हें अपने सिख भाइयों को खुशामदीद कहेंगे। आज रुकावट कौन है? पाकिस्तान नहीं है।
बैसाखी की और जो उनकी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के सिखों की जो ख्वाहिश है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अपनी हुकूमत को मना ले, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उनके इंटरनल आप देख रहे हैं, आज भी हरियाणा की और दिल्ली की सड़क बंद हो रही है। आज हरियाणा और दिल्ली का राब्ता मनकते है, तो ये पाकिस्तान ने नहीं किया, इंटरनल चैलेंजेस हैं। और वहां एक दानिश्वर तबका है, वो समझता है कि ये पॉलिसी नाकाम है और इस पॉलिसी पर नजरसानी होनी चाहिए। उस तनाजुर में अगर अपनी सोच में कोई लचक दिखाते हैं तो हम तैयार हैं, और अगर अपनी सोच में लचक नहीं दिखाते तो हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं अभी हिंदुस्तान में अपना दुशांबे में था, भारत के वजीर खारजा ऐसे थे जैसे मतलब सामने बैठे हुए थे, जैसे आप खड़े हैं। मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की उनसे मुलाकात करने की, मैंने कोई हाथ नहीं बढ़ाया उनकी तरफ। क्यों? इसलिए कि जब तक मुझे उनसे कोई मुस्बत इशारा ना मिले, हम उनके सामने बिला वजह घुटने नहीं टेकेंगे, बराबरी की बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं, घुटने नहीं टेकेंगे। सर, अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर से मुतल्लिक करारदादें हैं, यूनाइटेड नेशन भी तो नाकाम नजर आ रहा है ना, उस पर अमल दरामद। तो हजूर वाला, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हल क्या है? हल है बैठकर गुफ्तगू, ये हल है। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान तैयार है। मैं कहता हूं कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद कर दो, कश्मीरियों को सुख का सांस दो। मेज पे बैठने के लिए हम तैयार हैं, मेज पर बैठकर आंखों में आंखें डालकर दिल्ली जाकर गुफ्तगू करने के लिए मैं तैयार हूं। नाम लिए बगैर कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जो बड़े ओहदों पर हैं, उन्होंने वजीर आजम के कान भरे हैं, उनको मेरे मुखालिफ। वजीर आजम को पता है, वजीर आजम उनको बेनकाब कर दिया, सिंपल आसान है ना। जिसने भरे वजीर आजम नाम लेने उसका। थैंक यू। ये सर इधर से